नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो पीजीईटी का एंट्रेंस है वो 10, 11, 12 और 13 जून को होने वाला है। और पीजीईटी एंट्रेंस जब होगा तो उसके पहले हमारी तैयारी कैसी होगी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, हमारा कट ऑफ और हमारे मार्क्स। ये वीडियो प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक यूट्यूब पे हम लोग फ्री इनिशिएटिव भी चला रहे हैं पीजीईटी के एंट्रेंस की, और पेड बैच भी हमारा चल रहा है हमारे ऐप यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, जो कि प्ले स्टोर पर है। जिन बच्चों को पेड बैच ज्वाइन करना है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में जो नंबर पिंड है, क्योंकि 2 से 3 दिन का आपके पास मौका है। 25 तक हम एडमिशन लेंगे और फिर 15 दिन आखिरी के हम प्रिपरेशन करवाएंगे, जो क्रैश कोर्स है। तो वहां पर आप लोग उससे संपर्क करके, क्योंकि फीस में भी कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो इस वजह से आप लोग जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। 399 रुपीज, यानी कि 100 रुपए छूट हमने और कर दी है, क्योंकि अब जैसे धीरे धीरे समय जा रहा है वैसे वैसे हम लोग छूट कर रहे हैं। जो पीजी कोर्सेज है जिसका कॉमन पेपर, जिसमें करंट अफेयर्स और जर्नल स्टडी यानी जीके, जीएस और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इसकी जो बैच है वो 399 रुपीज की है। इसके पहले 499 की थी। और इसके साथ साथ जो बैच एलएलबी के लिए, लीगल एप्टीट्यूड के साथ सारे सब्जेक्ट जो लॉ के लिए, वो बैच आपकी 699 की हो गई है। 999 से 999 से 699 पे हो गई है। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे जो नंबर दिए गया है कमेंट बॉक्स में, उस पर आप संपर्क करें। बाकी टेलीग्राम चैनल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप लोग वहां पे क्लिक जाइए कमेंट बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि ये पीडीएफ भी हम मैक्सिमम उसी पे प्रोवाइड करेंगे। 2-3 दिन में हम सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो बिना देर किए हम टॉपिक पे आते हैं। सारी चीजें देखिए, क्रैश कोर्स लेने के लिए जो नंबर 9452088361 और 7985925954, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और ऐसे ही हम लोग पीडीएफ के माध्यम से या सभी कोर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के 50 एमसीक्यू यहाँ पर हैं, और ये हम सॉल्व करवाएंगे आपको। एक एमसीक्यू के साथ आपको बहुत सारी चीजें हम डिस्कस भी करवाएंगे, क्योंकि जब एक एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हमारे एयू एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे। 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहां स्थापित किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेमीकंडक्टर फैब यानी कि अभी बहुत ही जल्दी इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि सेमीकंडक्टर भारत में कहां बनेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इस वजह से ये सबसे करेक्ट ऑप्शन यहां पर है गांधीनगर, यानी कि गुजरात के गांधीनगर में सेमीकंडक्टर फैब जो है वो बनाया जा रहा है। इसमें नीला पेन ज्यादा सही काम करेगा। इसके साथ साथ और जानते हैं कि गुजरात में गांधीनगर पड़ता है, गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है, गांधीनगर में। और यहां से अमित शाह सांसद भी हैं, ये आपको जानना है। अमित शाह जी सांसद भी यहां से हैं। और इसके साथ साथ यह भारत की पहली चिप निर्माण फैक्ट्री है। यह भारत की पहली चिप निर्माण फैक्ट्री है। हम लोग पहले इसको बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, और ये मतलब इसमें नए युवाओं को बहुत ज्यादा मौका दिया गया है। और इसके तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च किया गया है। और तकनीकी आत्मनिर्भरता, यानी कि तकनीकी आत्मनिर्भरता इससे होगी। और इसके साथ साथ वैश्विक कंपनियों से साझेदारी भी इसमें किया जा रहा है। ये गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है पहला सेमीकंडक्टर फैब। मेक इन इंडिया के तहत ये हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा योजना लॉन्च की गई है। ये भारत की पहली निर्माण चिप फैक्ट्री यहाँ पर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक सवाल से आप कई सारे फैक्ट्स को जान लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे सवाल पे, साइमन कमीशन भारत में कब आया था। अब साइमन कमीशन भारत में कब आया था, ये हिस्ट्री, स्टैटिक जीके में आपके हिस्ट्री का भी सवाल हो गया। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। 1928, ऑप्शन बी आपका सही है। ब्रिटिश सरकार ने भेजा था इसे, ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, पूरे भारत में विरोध हुआ था। साइमन गो बैक का नारा, और इसमें लाला लाजपत राय जो है घायल हुए थे और गिरफ्तार भी हुए थे।
तो साइमन गो बैक करार किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। ये अगला सवाल हम आते हैं, तीसरे सवाल पे आते हैं। जहां नहीं समझ आएगा, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं। और ये टॉपिक आपके कभी कभी पूछा जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारे टॉपिक है। इसमें 97 विषय यहाँ पे भारतीय सूची, संघ सूची में है। इसके साथ साथ जरूरी ये है कि इस सवाल का जो जवाब हम दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, संविधान की 7वीं अनुसूची में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th अनुसूची में है। और केंद्र सरकार का अधिकार है रक्षा, संघ सूची मतलब केंद्र सूची, जो भी संघ सूची है, राज्य सूची अलग है और समवर्ती सूची अलग है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब है इसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है। राज्य सूची में इसमें राज्य को अधिकार है, जैसे कि पुलिस जो है वो राज्य का विषय है। और जो कृषि कानून आया था, कृषि जो 3 तरीके से उस पर विरोध हुआ था, ये संघ सूची मतलब केंद्र सरकार द्वारा इस पे कानून बना। समवर्ती सूची में दोनों ही इस पे कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे केंद्र को ज्यादा वरीयता मिलती है, केंद्र को यानी कि ज्यादा वरीयता यहां पर मिलती है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद राज्य सूची, समवर्ती सूची भी है। संसद को कानून बनाने का इस पे अधिकार होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं हम, और इसमें जान लीजिए कि रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि सब इसमें शामिल होते हैं। 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया? चंद्रयान 3 तो लॉन्च ही किया था, इसके बाद कौन सा मिशन लॉन्च किया? आदित्य L1 लॉन्च किया था। जब सूर्य तक हम लोग पहुंचने की बात करें थे तो आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग तो इसमें चंद्रयान लगा कर आएंगे। आदित्य L1 यहाँ पे लॉन्च किया था। तो इसमें सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन था। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला, सुनो, हेलो, इसी में पानी, ये पानी जो है इसको उलट के दूसरा, सूर्य का अध्ययन करने वाला, वही कैंपर है, कैंपर ऊपर है, करने वाला पहला भारतीय मिशन था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। 2024 में डेटा भेजना इसने शुरू किया था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था ये आदित्य L1, लेकिन जो डेटा भेजना था वो 2024 में इसने शुरू किया था। इसके साथ साथ L1 बिंदु पर स्थापित है, L1 पॉइंट पर ये स्थापित है और सूर्य की कोरोना सौर हवाओं का अध्ययन करता है। बहुत गर्मी हो रही है। सूर्य की कोरोना और सौर हवाओं का, सौर हवा मतलब सूर्य वाली हवा का अध्ययन करता था। और इसका प्रक्षेपण किससे किया गया था? PSLV-XL रॉकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV-XL रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था आदित्य L1। ये भी फैक्ट यहां से आपका जुड़ जाता है। तो ये इतनी सारी पॉइंट्स आप देख लिए। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, 2024 में डेटा भेजना शुरू किया था और सूर्य को कोरोना और सौर हवा के बारे में अध्ययन करता है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV-XL रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगले सवाल पे हम आते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण अत्यधिक होता है? अभी आपको पता होगा कि कौन सा गैस नुकसानदायक होता है, किस गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये जो भी चीजें एसी हम जो मतलब जो भी इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड से जो है क्या होता है, वो हरित गृह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट
ज्यादा होता है। अब इसका CO कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी सबको पता होगा, ऑक्सीजन का आपको पता है CO2 ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसके साथ साथ पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मुख्य भूमिका, ये आपको पता है, टेम्परेचर इससे हाई होता है। और CH4n N2O ये है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होता है और जलवायु परिवर्तन का कारण भी है। और पेरिस समझौते में इसे नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था। पेरिस समझौता जो है वहां पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने का जो प्रयास है, इसके लिए प्रयास किया गया था किसमें, पेरिस समझौते में। ये अगला टॉपिक है। अगले सवाल पे हम आते हैं। ये जो है अब आप डिस्कस करिए, तब तक हम चाय भी पी लेते हैं, चाय आ चुकी है। और ये सवाल है, सती प्रथा को कब किस वर्ष कानूनी रूप से समाप्त किया गया था। सती प्रथा को 1829 में ये हटाया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा हटाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के प्रयास, राजा राम मोहन राय के प्रयास से मुंबई प्रेसिडेंसी में सबसे पहले ये लागू हुआ था। महिला के अधिकारों की शुरुआत यहां से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का ये हिस्सा भी था, यानी कि 1829 में सती प्रथा जो थी वो हटाई गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ये आप देख लीजिए जो भी इसमें फैक्ट है। A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। 72 प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे यहां पे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब इससे आपको देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था, प्रथम जो है महिला अध्यक्ष कौन था, प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। ये सारी चीजें आपको फैक्ट को खुद चेक करना है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगले सवाल में 2025 का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थी, ये पूछा भी गया था। ये आपके इंटरेस्ट में सवाल पूछा भी गया था। 2024 के गणतंत्र दिवस में या स्वतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। अब देखिए इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसमें मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के राष्ट्रपति, रक्षा व्यापार संबंधित जो है समझौते भी हुए थे। फ्रांस भारत का एक व्यापारिक रणनीतिक साझेदार भी है और ये सारी परेड में भी शामिल हुए थे वो। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स के सवाल में किसी न किसी इंट्रेंस में पूछा ही जाएगा। जितने सवाल मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूं, ये चाहे न चाहे घुमा घुमा के किसी न किसी इंट्रेंस में पूछ ही लिया जाएगा, चाहे वो आप किसी भी कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। न्यायपालिका भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है। अब देखना है आपको न्यायपालिका भारत के किस संविधान में वर्णित है। अब आपको सारे भागों को तैयार करना है। भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 1, 2 में, 3 में क्या है। न्यायपालिका भाग 5 में सम्मिलित है। अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसमें है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है।
न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 5 में है, 124 से लेके 147 के बीच में है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी डिस्कशन किया गया है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, नंदन वन किस राज्य में है? नंदन वन किसी न किसी हाईलाइटेड में होगा, तो नंदन वन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है, यानी कि रायपुर के पास स्थित है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में नंदन वन है, ये इंपॉर्टेंट है, रायपुर में। और इसमें जानिएगा कि जैव विविधता का पार्क है ये, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का पार्क है ये, और इसके साथ साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जब बायोडायवर्सिटी है तो वन्य जीव संरक्षण तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो नंदनवन कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला? और ये मिला किसको? रवीश कुमार को भी ये मिला है। इसके पहले ये संजीव चतुर्वेदी को मिला है, और ये वन्य जीव अधिकारी भी हैं। ये संजीव चतुर्वेदी को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, योजना भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो ये मिला है, संजीव वन सेवा अधिकारी है ये। और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन्होंने क्या किया है? दो टॉपिक हो गया। 2015 में भी चर्चित रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ये चर्चा में रहे। संजीव चतुर्वेदी जी 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? अब ये आप जानिए, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 में दिल्ली सल्तनत में। 1370 में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलकाबाद का किला बनवाया था, फोर्ट बना था, प्रशासनिक सुधार, मंगोल। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक चला। ये हिस्ट्री का भी सवाल आ गया आपका, और ये स्टैटिक जीके में भी आ जाएगा, पूछ लेंगे ऐसे। तो 1320 से 1440 तक चला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और ये कहां पर है? ये मुंबई के पास स्थित है। इसे नहवा सेवा के नाम से जाना जाता है, और कंटेनर ट्रैफिक में अग्रणी भूमिका निभाता है। और 1989 में शुरू हुआ था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये मुंबई में है। और कंटेनर यहाँ पे मैक्सिमम बड़े बड़े कंटेनर जो है आते हैं। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसको किस नाम से जाना जाता है? मैं लिख दे रहा हूं, नहवा सेवा, इस नाम से इसको जाना भी जाता है। आयात निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। 2024 में नोबेल का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? अब नोबेल का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी नोबेल कब किस साल में दिया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, भारत रत्न कब दिया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आया भी सवाल है। ये है जॉन फांसे को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जॉन फांसे को 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये जॉन फांसे को। और नॉर्वेजियन लेखक है, नॉर्वे के हैं। इसके साथ साथ उपन्यास, नाटक, कविता में योगदान, उपन्यास, नाटक, कविता में योगदान है। आधुनिक यूरोपीय साहित्य का प्रमुख नाम भी है ये। 2023 में चर्चित भी रहे। नोबेल कमेटी ने इनकी रचनात्मकता को सराहा, यानी कि ये बहुत रचनात्मकता, क्रिएटिविटी ये है। और ऑप्शन आपका जॉन फांसे है। 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो जॉन फांसे को मिला। अगले सवाल पे आते हैं 15 नंबर पे।
पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से है? ये सबको पता है, 71% भाग जल से है। और महासागर, समुद्र, झीलें, नदियां आदि शामिल हैं। 29% भाग शेष भूमि है। जलवायु संतुलन में योगदान भी है, अधिकांश जल खारा होता है और ताजे जल का प्रतिशत बहुत कम होता है। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए, ये आपको जानना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि अगला ओलंपिक कहाँ होगा और इस ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किसने पाए, सबसे ज्यादा पदक किसने पाए। तो ये पेरिस में हुआ था। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। दूसरी बार पेरिस में ओलंपिक हुआ। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ। भारत ने इसमें कई पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने इसमें रजत पदक जीता। किसमें? जैवलिन थ्रो में। रजत पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। अब इसमें भारत ने कितने मेडल पाए, कितने क्या पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इसको देख लीजिए। अगला ओलंपिक कहाँ होगा ये भी आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको सर्च करिए। गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको मिला? गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है ये मिला गीता प्रेस को। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिला 2024 का। और ये जानिए कि गोरखपुर में स्थित है। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। बाबा की नगरी गोरखपुर है। और इसके बाद समाज सेवा में योगदान है। ये है। अगले सवाल पे आते हैं। न्यायमूर्ति शब्द किस संविधान के भाग में उल्लिखित है? प्रस्तावना में तो न्यायमूर्ति नहीं लिखा गया है। मौलिक अधिकार में भी शायद न्यायमूर्ति नहीं लिखा गया है। लेकिन जस्टिस जो है यहाँ पे देखिए अलग अलग टर्म आते हैं। देखिए अब यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगी। हिंदी में टर्म अलग होते हैं, इंग्लिश में टर्म अलग होते हैं। लेकिन आप ये जानिए कि आपको कौन सा टर्म सही मानना है। जो इंग्लिश वर्जन है इसका ये आपको सही मानना है। जस्टिस किसमें है? ये संविधान की प्रस्तावना में है। जस्टिस, न्यायमूर्ति तो आपको जो न्यायमूर्ति होते हैं वो जजशीली होते हैं, लेकिन जस्टिस यहाँ पे प्रस्तावना में उल्लिखित है किस किस प्रकार के न्याय हैं। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यहाँ पे बात की जाती है प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को प्रभु, संपन्न, स्वतंत्र जो भी गणराज्य। उसके बाद समानता और स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। ये है। और ये आप जानिए जस्टिस यहाँ पे प्रस्तावना में उल्लिखित है। 2024 का आईसीसी पुरुष विश्व क्रिकेट कप किस देश ने जीता? अब आईसीसी पुरुष, अब इसमें देखिए विश्व कप की बात अगर कर रहे हैं तो भारत को किसने हराया था? भारत को हराया था किसने? अभी आप जानिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था और छठी बार जीता था, जिसमें रोहित शर्मा रो भी दिए थे, सारी चीजें। तो आईसीसी T20 चैंपियनशिप तो भारत ने जीती, चैंपियनशिप भी जीती और T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता। लेकिन आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप जो है जीता ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार। मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द मैच रहे और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में सबसे सफल टीम भी है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। नेपाल में है ये, 1985 में स्थापना हुई थी। और इसके साथ साथ 8 सदस्य देश हैं। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा, लेकिन इस समय ये एकदम पूरा नील पड़ा हुआ है। बिमस्टेक के आने के बाद सार्क की जो है भूमिका कम हो गई है। बिमस्टेक ज्यादा एक्टिव इस समय है। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अर्थशास्त्र में 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब किसमें मिला था? अर्थशास्त्र में। गरीबी और भूख पर उन्होंने शोध किया था। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। गरीबी और भूख पर उन्होंने शोध किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जानिएगा आप लोग। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी भी जाती है और ये थीम मैंने आपको कई बार एक अभी जीके का मैंने क्लास लिया था उसमें भी सॉल्व करवाया था। और लैंड रिस्टोरेशन, ये वाला, ये है सी ऑप्शन यहां पे सही है। और इसका मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहां पर घोषित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीकी देशों में विशेष कार्यक्रम, पर्यावरण, ये सारी चीजें यही हैं, लेकिन थीम आप याद करिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इसमें सही है। गुप्त वंश की राजधानी कहां थी? अब ये स्टैटिक जीके में गुप्त वंश की राजधानी आ जाता है और ये पाटलिपुत्र थी और आज का इससे पटना भी जानते हैं। जिया हो बिहार के लाला, पटना जानते हैं इसे। पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त प्रथम के समय राजधानी थी ये। गुप्त काल स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। और ये स्वर्ण युग कहा ही जाता है। कला साहित्य आर्यभट्ट कालिदास इसी काल में हुए थे, गुप्त काल में हुए थे। तो पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी। अगले सवाल पे आते हैं। संसद का बजट सत्र आमतौर पे कब शुरू होता है? ये कब शुरू होता है? फरवरी में तो बजट आता है, लेकिन जो बजट होता है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होता है। यानी कि ये है, फरवरी में बजट आता है, वित्त मंत्री द्वारा भाषण होता है, दोनों चरणों में सत्र चलता है, आर्थिक सर्वेक्षण और संसद में वित्त विधेयक भी पारित होता है। ये है। डीएनए की खोज किसने की थी? अब डीएनए की खोज किसने की थी? ये किया था फ्रेडरिक मीजर ने किया था। ऑप्शन बी सही है। 1869 में डीएनए की खोज हुई थी। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। न्यूक्लिन नाम दिया गया था। वॉटसन क्रिंक ने संरचना बताई थी। आनुवंशिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डीएनए। तो आज 25 सवालों की सीरीज हमने खत्म की और इसके बाद 25 सवालों की अगली सीरीज हम अपने पेड कोर्स में बताएंगे। ऐसे नई नई सीरीज हम आपके बीच में लेकर आएंगे। बाकी कुछ फ्री इनिशिएटिव भी हम लोग आपके सामने लॉन्च करेंगे। थैंक यू।